हेलो, हाय, वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। आज से हम एक नया ब्रांच पढ़ने वाले हैं। उस ब्रांच का नाम है होम मैनेजमेंट, यानी कि हिंदी में इसे कहे तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं, गृह प्रबंधन कहते हैं। गृह प्रबंधन, गृह मतलब जैसे नाम से जाहिर हो रहा है, गृह मतलब घर, और प्रबंधन मतलब होता है कि किसी भी चीज़ों को एक क्रमबद्ध एक तरीके से सटीक कार्य को करना ही प्रबंधन कहलाता है। तो गृह प्रबंधन में बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, जैसे कि इसमें समय व्यवस्थापन आ जाता है, शक्ति का व्यवस्थापन, मतलब अपनी ऊर्जा को लगा कर के आपकी कार्य कैसे करते हो, अपने समय का कैसे इस्तेमाल करते हो, अपने धन का कैसे इस्तेमाल करते हो, अपने कार्य को कैसे इस्तेमाल करते हो। ठीक है, ये सब यहाँ पे पढ़ेंगे इस चैप्टर यानी कि इस ब्रांच में। इसके अलावा मकान कैसा होना चाहिए, आपका घर कैसा होना चाहिए, डिज़ाइन के बारे में पढ़ोगे, कला के जो तत्व होते हैं, कला के सिद्धांत होते हैं। ठीक है, पारिवारिक जीवन चक्र होता है, बहुत सारे टॉपिक यहाँ गृह प्रबंधन में आ जाता है। आपने सिलेबस में देख रखा होगा। वेंटिलेशन आ जाता है, भवन निर्माण आ जाता है, रसोई घर के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है कि यू आकार की रसोई किसे कहते हैं, यल आकार की रसोई किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे लकड़ी, सीमेंट, कांच, प्लास्टिक, ये उपभोक्ता, ठीक है, मतलब बाजार के बारे में, आंतरिक सज्जा के बारे में कि पर्दा कैसा होना चाहिए, पर्दे का नाम, चिक पर्दा, टेपेस्ट्री, बहुत सारे आप नाम पढ़ोगे जब गृह प्रबंधन प्रबंधन की क्लास पढ़ोगे तब। तो हम क्लास को शुरू करते हैं। आपने, आशा करते हैं आपने सिलेबस तो पढ़ रखा होगा, बस आपको सिर्फ पढ़ना है टॉपिक टॉपिक। तो आइए शुरू करते हैं कि गृह प्रबंधन किसे कहते हैं। देखो, गृह प्रबंधन, गृह मतलब होता है घर, ठीक है, गृह मतलब होता है घर, और प्रबंधन मतलब होता है किसी भी कामों को एक अच्छे तरीके से करना, प्रबंधन कहलाता है। यानी यह एक प्रकार की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। ठीक है, गृह प्रबंधन क्या होती है, एक प्रकार की प्रक्रिया होती है, यानी कि आप उस पर काम करते हो, जिसमें हम आयोजन करते हैं। ठीक है, यानी कि अपने कामों का आयोजन करते हैं, नियोजन करते हैं, और क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। हमने क्या बताया कि यह मतलब गृह प्रबंधन क्या है, एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें हम कोई भी गृहिणी हो, कोई भी स्त्री हो, ठीक है, कोई भी स्त्री आयोजन करती है, नियोजन करती है, नियंत्रण करती है, फिर क्या करती है, अपने ही कामों के क्या करती है, मूल्यांकन करती है। मूल्यांकन मतलब क्या होता है, किसी भी, जैसे अब उसने कोई काम किया है तो उसको जांच करना कि कहाँ पे कमी हो गई है, कहाँ पे मतलब कमी हो गई है, कहाँ से एकदम सटीक कार्य हो गया है। तो आयोजन करती है, नियोजन करती है, नियंत्रण करती है, उसके बाद में मूल्यांकन करके, जब गृहिणी जो काम किया है, जिस पे इतना सारा सोर्स लगाया है, अब गृहिणी के पास जो भी संसाधन हो, चाहे वह संसाधन मानवीय हो, और चाहे वो संसाधन क्या हो, अमानवीय हो। पहले हम आपको मानवीय संसाधन, अमानवीय संसाधन के बारे में बता दें, ताकि आपको मानवीय अमानवीय में कंफ्यूजन खत्म हो जाए। एक मिनट। देखो, जब मानवीय संसाधन, अमानवीय संसाधन, जब वही आप साइंस में, यानी कि होम साइंस नहीं, अलग कोई सब्जेक्ट में पढ़ते हो तो कुछ और पढ़ते हो, लेकिन जब यहाँ होम साइंस में पढ़ते हो, मानवीय संसाधन यहाँ पे लिख देते हैं, मानवीय संसाधन, मानवीय मानवीय संसाधन, और एक अमानवीय संसाधन, अमानवीय संसाधन। ठीक है, एक होता है मानवीय संसाधन, एक होता है अमानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन उस संसाधन को कहोगे जिसे आप छू ना सको, जिसे आप चुरा ना सको, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मानवीय संसाधन कहते हैं। अमानवीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिसे आप छू भी सकते हो, जिसे आप चुरा भी सकते हो, जिसे आप देख भी सकते हो, यानी कि जो भौतिक साधन होते हैं वो क्या होते हैं, अमानवीय संसाधन होते हैं। और जो मानवीय संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं, व्यक्तिगत, यानी कि किसी के अंदर ये पाए जाते हैं। तो मानवीय संसाधन, जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया जाए, ज्ञान हो गया, ज्ञान को आप छू सकते हो, नहीं छू सकते हो। कौशल को आप छू सकते हो, कतई नहीं छू सकते। अभिवृत्ति हो गया, किसी का मूल्य हो गया, यानी किसी का लक्ष्य हो गया, किसी की योग्यता हो गई, ठीक है, किसी का ऊर्जा हो गया, किसी की ईमानदारी, किसी की अच्छाई, किसी की बुराई, किसी का विश्वास, इस क्या होते हैं, मानवीय संसाधन हो। अपने दिमाग में ये खुद सोच सकते हो कि जो जिसे आप चुरा ना सको, जिसे आप देख ना सको, जिसे आप मतलब कुछ भी देख ना सको, ना छू सको, ये सब क्या होते हैं, मानवीय संसाधन, जिसमें हमने एग्जाम्पल में बताया, ज्ञान हो गया,
कौशल हो गया, अभिवृत्ति हो गया, ठीक है, अच्छाई हो गई, बुराई हो गई, विश्वास हो गया, ईमानदारी, ये सब क्या होते हैं? मानवीय संसाधन होते हैं। लेकिन वहीं पे कहें बात हम अमानवीय के, तो अमानवीय हमने क्या बताया, जिसे अब स्पर्श किया जा सके, वो क्या होते हैं? अमानवीय संसाधन, यानी जो भौतिक साधन होते हैं, जैसे कि धन हो गया, आप पैसे को छू सकते हो। इसका स्कूल हो गया, स्कूल या घर हो गया तो घर को आप छू सकते हो ना। पुस्तकालय हो गया, यानी किताब को भी छू सकते हो। कुछ भी, यानी आपके सामने कुछ भी बर्तन रखा है तो छू सकते हो, पर्दा रखा हो, कुछ भी, जो भी आप छू सकते हो, क्या होते हैं? अमानवीय संसाधन। तो अब तक हमने आपको बताया मानवीय संसाधन और अमानवीय संसाधन, यानी कि हम गृह प्रबंधन की अभी आपको क्या बता रहे हैं? गृह प्रबंधन का अभी हम परिभाषा बता रहे हैं। तो गृह प्रबंधन में हमने अभी तक क्या बताया? यह एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें गृहिणी क्या करती है? आयोजन करती है, नियोजन करती है, नियंत्रण करती है और फिर अपने ही कामों को क्या करती है? मूल्यांकन करती है। अब गृहिणी के पास जो भी संसाधन होते हैं, चाहे वो संसाधन मानवीय हो और चाहे संसाधन अमानवीय हो, ठीक है, इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए वो अपने क्या करती है? उद्देश्यों, यानी कि अपने लक्ष्यों को पूरा करती है। अब यह लक्ष्य अगर अच्छा बन गया तो समझो उसका काम बेटर है, अगर वो उसका काम अच्छा नहीं बना तो समझो उसका होम मैनेजमेंट उसका बेकार चला गया, ठीक है। यानी कि देखो, आपके घर में अगर ऐसा नहीं है कि आपके घर में ज़्यादा पैसा हो तभी आप घर को सजा सकती हो, ऐसा नहीं। आपके पास जो भी संसाधन हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो उसका इस्तेमाल करके एक अच्छा चीज़ बना। जैसे आपके पास सोफ़ा नहीं है, ठीक है, आपके पास सोफ़ा नहीं है, अगर आप अच्छे होम मैनेजमेंट हो, ठीक है, एक गृहिणी अच्छी मैनेजमेंट वाली है तो वो क्या कर सकती है? अगर उसके पास सोफ़ा नहीं है तो अगर उसके पास संदूक है या फिर उसके पास चारपाई है तो चारपाई का भी एक लुक दे सकती है सोफ़ा के रूप में। अब हम आपको बताएं कैसे। अगर यहाँ पे चारपाई रखी है तो चारपाई पे 2-3 डबल गद्दा बिछा दे, ताकि जो सोफ़े की स्पंचिंग और गद्दे की स्पंचिंग तरह लगने लगे। अगल बगल तकिया रख दे, वो क्या लुक दे सकता है? वो सोफ़े वाला लुक से दे सकता है। या फिर एग्जाम्पल ये ले ले कि आपके घर में मेहमान आया है, ठीक है, आपके घर पे मेहमान आया है, उसको चाय चाहिए। अगर आपके घर में दूध नहीं है तो आप क्या कर सकती हो? काजू पीस करके उसमें दूध में उसका सफ़ेद कलर ला सकती हो। भले ही पैसा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आप अगर मेहमान के सामने अपनी इज्जत बनाना चाहती हो तो ये काम कर सकती हो। तो होम मैनेजमेंट, यानी कि गृहिणी क्या हो सकती है? अगर गृहिणी उसके पास ये सब कुशलता है, ये सब कार्य करने की सक्षमता है, तो क्या कर सकती है? उसके पास जो भी संसाधन हो, चाहे वो मानवीय हो चाहे अमानवीय हो, इन दोनों का प्रयोग करके, इनका इस्तेमाल करके जो भी वो कार्य करना चाहती है, अगर वो अपने उद्देश्यों में सफल हो जाती है तो वही क्या कहलाता है? गृह प्रबंधन कहलाता है। आई होप आपको ये बातें हमारी समझ में आ गई होगी कि गृह प्रबंधन किसे कहते हैं। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं, परिभाषा की ओर देखते हैं। तो यहाँ पहला परिभाषा है लिचफील्ड का। अब आइए देखते हैं कि लिचफील्ड ने क्या कहा है। लिचफील्ड पहला है क्या? लिचफील्ड। तो इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है, यानी कि प्रबंधन, गृह प्रबंधन को क्या कहा है? एक्शन ऑफ साइकिल, ठीक है, यानी कि जो आप मैनेजमेंट करते हो एक साइकिल के रूप में करते हो, यानी कि आपने कोई कार्य कर दिया है तो उसको अब नहीं करोगे। ये क्या कहा है? मतलब लिचफील्ड के अनुसार ये क्या है? प्रबंधन एक एक्शन ऑफ साइकिल है, ठीक है। अगला क्या बात करें? अगला बात करें हम ओपन हेम। इन्होंने क्या कहा? होम मैनेजमेंट की जड़ क्या होती है? संस्कृति में होती है। ये सब परिभाषा यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, इसको एक एक लाइन में याद किए रहना। अगला हमारा क्या है? पी देवदास है। अब पी देवदास ने कहा क्या है? इन्होंने कहा है कि गृह प्रबंधन को बांध, ठीक है, यानी कि गृह प्रबंधन जो होता है एक बांध की तरह होता है, बांध की तरह ही कर, यानी कि आपका घर है, यहाँ पे बना देते हैं, यानी कि आपका यहाँ पे घर है, एक मिनट, यहाँ पे आपका घर है, ठीक है, यहाँ पे आपके घर है। तो क्या हो इन्होंने क्या कहा? पप्पू देवदास ने कहा गृह प्रबंधन को बाढ़ का, यानी कि आप एक घर खड़ा कर दिए हो और आप प्रबंधन, यानी कि घर को अच्छा से सजा नहीं पाते हो तो क्या करता है? आपका घर बेकार लुक देता है। लेकिन वहीं पे आप सजा देते हो तो क्या करता है? एक न्यू, एक बांध की तरह बन जाता है, ठीक है, एक अच्छा आपका सुंदर दिखने लगता है। अगला हमारा क्या है? ग्रासियम कंडल के अनुसार। अब इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है गृह प्रबंधन को एक क्रियाशील यंत्र, ठीक है, एक क्रियाशील यंत्र कहा है। अब एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं कि लिचफील्ड ने क्या कहा? एक्शन ऑफ साइकिल। ओपनहेम ने क्या कहा? होम मैनेजमेंट की जड़ संस्कृति में होती है।
पीयू देवदास ने कहा है कि गृह प्रबंधन को बांध, ठीक है, गृह प्रबंधन को इन्होंने क्या कहा, बांध से तुलना की है। अगला क्या है, ग्रासियम कंडल, ग्रासियम कैंडल ने क्या कहा है गृह प्रबंधन को, यह एक प्रकार की क्रियाशील यंत्र है। अगला हम देखते हैं, अगला इन्होंने क्या 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 देखा है। अब अगला स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। अगला स्टेटमेंट है कॉटजिन का। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है गृह प्रबंधन की तुलना किसे की है, व्यवहारिक विज्ञान से की है, ठीक है, यानी कि गृह प्रबंधन की जो तुलना की है वो किससे की है, व्यवहारिक विज्ञान से की है। ये रहा स्टेटमेंट जिसमें हमने लिचफील्ड को बताया, इरिन ओपेनहेम के बारे में बताया, पीयू देवदास के और ग्रासियम कंडल के, अगला क्या कॉटजिन के बारे में बताया। ये रहा स्टेटमेंट, इसको याद रखे रहना क्योंकि जब एक एक लाइन तो वहां से अक्सर करके क्वेश्चन बन जाता है। अगला अगला चलते हैं, अगला क्या है, मैंने निखिल और डार्सी ने एक बुक लगी जिस बुक का क्या नाम है, मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग, ठीक है, यानी निखिल और डार्सी के बुक का नाम क्या है, मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग। अब अगले हम चलते हैं, अगला क्या है, गृह प्रबंधन की आवश्यकता, यानी कि अगर हम गृह प्रबंधन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्यों इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है। तो आइए बताते हैं क्यों करते हैं हम। देखो मैनेजमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा घर जो हो क्या हो, सुंदर हो, ठीक है, क्या हो, सुंदर हो। हम सभी जानते हैं कि हमारा घर सुंदर हो, इसलिए तो हम होम मैनेजमेंट करते हैं। अगर सुंदर नहीं लगे, कुछ भी चेंजिंग ना आए तो क्या करें, अपने घर को नहीं सजाएंगे, अपने घर को व्यवस्थित रूप से नहीं रहेंगे। भले ही आपका घर बहुत ज़्यादा सुंदर बना हो, आप उसे अच्छी मतलब सामान जो भी आपके पास जो भी संसाधन है, चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो, कभी अमीर या गरीबी नहीं देखी जाती, यानी कि आप अमीर भी हो अगर फिर भी आप सामान को इधर उधर फेंके हो तो बेकार है आपकी घर की, यानी कि आपका होम मैनेजमेंट यानी कि आपकी गृह प्रबंधन की कुशलता नहीं है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर कोई गरीब है लेकिन उसके पास फिर भी ये सब क्वालिटी आ रही है, उसके पास दूरदर्शा है, उसके पास सब कुछ नॉलेज है, तो क्या कर सकती है, एक अच्छा सा अच्छा घर अपना बना सकती है। देखो बहुत सारी होती हैं अपने घर को कितनी अच्छे से सजाया रहती हैं, आप अपने घर को अच्छा अच्छा डेकोर यानी कि अपने हाथों से फूलों बना सकती हो, अपने हाथ से वॉलपेपर बना सकती हो, अपने हाथ से पेंटिंग कर सकती हो, सब कुछ कर सकती हो। अगर भले ही आपके पास पैसा नहीं है लेकिन अपने ज्ञान से अपनी कुशलता से अपने घर को सजा सकती हो। तो आइए पढ़ते हैं गृह प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। तो गृह प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए होती है कि क्योंकि हम चाहते हैं क्या, हमारा घर सुंदर बने, हमारा घर क्या हो, अट्रैक्टिव बने। ताकि देखो पहले अगर कोई किसी के घर में आता है ना तो पहले आप उसको पानी दो या ना दो, उसको चाय दो ना या ना दो, लेकिन आपके घर के जो डेकोरेटेड होता है उसको ज़रूर देखता है, यानी कि पहले किसी का सामना ही होता है। तो क्या होता है, आपके घर में ही होता है। जिससे आप किसी से मिलते हो तो पहले आप उनसे अगर बात भी ना की हो तो आपका क्या दिखता है, पहले कपड़ा दिखता है, आपका पहनावा दिखता है। तो उससे क्या जाहिर उससे आपके व्यक्तित्व का पता चलता है कि आप किस तरह के हो, ठीक है। यानी कि देखो आपके घर में मेहमान आया है, अब आप बहुत ज़्यादा हाई फाई यानी कि बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड हो, लेकिन आपका घर नहीं अच्छा है, आप अपने सामानों यानी कि अपने घर को अच्छा व्यवस्थित रूप से नहीं रखे हो, तो उस इंसान को क्या लग सकता है कि आपका जो व्यक्तित्व है वो कैसा है, मतलब अच्छा नहीं है, आप अच्छे मतलब क्या बोल सकते हैं, बड़े आलसी टाइप के हो, ठीक है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, ठीक है। सुंदर करने के लिए हम क्या करते हैं, होम मैनेजमेंट करते हैं यानी गृह प्रबंधन करते हैं। अभिवंजना यानी कि देखो एक ही तरह का जब घर रहता है तो भी बोर लगता है, उसको चेंज करती रहो, यानी कि सामान को इधर उधर करती रहो ताकि जो आपका घर लगे एक नया लुक लगे, ठीक है, नया लुक लगे। आप वॉलपेपर को चेंज कर सकती हो, दूसरा वॉलपेपर अपने हाथों से लगा सकती हो, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि दुकान से लाए, अपने हाथों से पेंटिंग करके लगा सकती हो। कभी चारपाई इधर रख दो यानी कभी बेड इधर रख दो, कभी इससे क्या होता है, एक रूम का अलग लुक तैयार होता है। आप अपने घर को साल 2 साल में क्या कर सकती हो, खुद से पेंटिंग कर सकती हो। तो यहाँ पे क्या कर सकती हो, अभिव्यंजना ला सकती हो, नहीं कि आपने एक बार अपने घर को व्यवस्थित कर दिया तो जिंदगी भर के लिए वो वैसा वैसा सामान रखा। इससे अगर आप इधर उधर सामान रखती हो तो जो इधर उधर सामान चिपका पड़ा रहता है, ठीक है, तो उससे क्या सफाई भी हो जाए, यानी कि कोने कोने में सफाई भी हो जाती है जब सामान को इधर उधर रखते हो, ये भी एक होता है। और क्रियात्मक यानी कि एक क्रियात्मकता लाने के लिए भी हम घर को सजाते हैं। ये रहा 3 टॉपिक, सुंदर, अभिव्यंजना यानी कि सौंदर्यता लाने के लिए, अभिव्यंजना लाने के लिए और क्रियात्मकता लाने के लिए क्या करते हैं, हम गृह प्रबंधन करते हैं। अभी तक हमने आपको क्या क्या बताया, अभी तक हमने गृह प्रबंधन के बारे में बताया, गृह प्रबंधन की स्टेटमेंट दिया वो उसके बारे में पढ़ा, और हमने आवश्यकता के बारे में पढ़ा। अब आगे अभी तक हम लोगों ने
क्या पढ़ा, गृह प्रबंधन की परिभाषा क्या होती है, उसमें हमने बताया कि आप कोई गृहिणी कैसे प्रक्रिया करती है, ठीक है, अपने कामों को कैसे अंजाम देती है, आयोजन करती है, नियोजन करती है, यानी कि प्लानिंग करती है, कंट्रोलिंग करती है, फिर क्या करती है, एवोल्यूशन करती है। उसके बारे में फिर हमने पढ़ा कि निखिल और लार्सी ने एक बुक लिखी जिस बुक का क्या नाम है, मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे बात करते हैं गृह प्रबंधन की विशेषता, यानी कि उनके गृह प्रबंधन की क्वालिटी क्या होती है। तो यह क्या होता है, एक प्रकार का विज्ञान होता है। विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, देखो जब कोई कोई जब चीज नॉलेज करते हैं तो एक सीक्वेंस में करते हैं, एक रेखीय में करते हैं, ठीक है। देखो विज्ञान की क्या परिभाषा होती है, सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी कि जब किसी चीज़ का जब नॉलेज करते हो तो ये नहीं कि जैसे आप न्यूट्रिशन साइंस पढ़ते हो तो पहला ही चैप्टर पढ़ते हो पोषण, उसके बाद में जो भी पोषक तत्व पाए जाते हैं वो पढ़ते हो। ऐसा थोड़ी ना होता पहले पोषक तत्व पढ़ते हो उसके बाद में जो भी डिजीज होती है वो थोड़ी ना पढ़ते हो, जो भी कमी होती है यानी विटामिन सी की कमी देखते हो, विटामिन डी की कमी देखते हो, ये सब पढ़ते हो ना। तो गृह प्रबंधन यानी कि होम मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो इसे क्या नाम दे सकते हो, विज्ञान का नाम दे सकते हो। यानी कि आप उसे एक सीक्वेंस में होकर के पढ़ते हो कि क्या क्या चरण गृह प्रबंधन आता है, उत्प्रेरक तत्व आते हैं, वैल्यू आता है, मूल आता है, ठीक है, यानी कि एक लाइन से पढ़ते हो। अब आगे हम बात करते हैं कि ये क्या होता है। यह विज्ञान हमने तो बता दिया कि ये क्या होता है, एक प्रकार का विज्ञान होता है। ये क्या होता है, एक कला भी होता है और एक पेशा भी होता है। यहाँ पे कला हम लिख देते हैं। क्यों है, देखो आप गृह प्रबंधन करते हो तो आपके पास अगर कला है, आपके पास एक आर्ट है, तभी तो अपने घरों को अच्छा व्यवस्थित कर सकते हो। अभी हमने आपको बताया कि आपके घर में अगर सोफा नहीं तो आप क्या कर सकते हो, चारपाई को ही सोफा लुक दे सकते हो, अपने संदूक को ही सोफा का लुक अगर देना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आपके घर में संदूक है, ठीक है, मतलब छोटे हाइट वाला संदूक होता है, संदूक भी कई तरह का होता है, ठीक है। आपके पास संदूक है तो उस पर 2-3 गद्दे बिछा दो, यानी कि थोड़ा स्पंची बना दो, अगल बगल मतलब अपने खुद से ही क्या कर सकते हो, तकिया बना सकते हो, तकिया लगा के रख दो, तो क्या हो सकता है, आपका मेहमान रूम जो हो सकता है अच्छा बन सकता है। उसके अलावा आपके पास अगर मेज नहीं है तो आप क्या कर सकती हो, चावल रखने वाला डिब्बा है, ठीक है, आप चावल रखने वाला डिब्बा में ही आप कुछ यहाँ पे स्टिकर लगा दो, ठीक है, स्टिकर लगा दो, शीशा को चिपका दो, शीशे को तोड़ करके अच्छा से यहाँ चिपका सकती हो। तो उससे क्या हो सकता है, नया लुक आप यहाँ पे लुक तैयार हो गया। आप यहाँ पे जग गिलास या फिर कुछ फ्लावर रख सकती हो, ठीक है, तो उससे क्या लगेगा, मतलब अंदर तो रखा रहेगा कुछ आपका अनाज, लेकिन ऊपर से क्या दिखेगा, एक अच्छा लुक दिखेगा, ठीक है, ये सब कर सकती हो। उसके अलावा आप वॉलपेपर कुछ लगा सकती हो, यानी कि आप कुछ पंछी बना सकती हो, कुछ गुलदस्ते बना के अपनी दीवार में चिपका सकती हो। अगर आपके पास पर्दे नहीं है तो आप साड़ी के ही पर्दे, एक अट्रैक्टिव वाला पर्दे बना सकती हो। तो गृह प्रबंधन क्या है, एक प्रकार की कला है, अपनी अंदर की कला को प्रदर्शित करने वाला है, ठीक है। तो आप कला समझ गए होगी कि कला कैसे हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करें पेशा, यानी कि देखो गृह प्रबंधन क्या होता है, यह एक प्रकार का यानी यह एक पेशा होता है, यह एक नौकरी होता है। अब पेशा होता है इसका मतलब क्या होता है, देखो गृह विज्ञान पढ़ने के बाद ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जहाँ से हम नौकरी कर सकते हैं। यानी कि जो होम साइंस होता है, गृह विज्ञान होता है, इसको पढ़ने के बाद आप बहुत से ऑप्शन होता है नौकरी करने का। जैसे कि आप नर्सिंग बन सकते हो, ठीक है, आप एक्सटेंशन एजुकेशन प्रसार कार्यकर्ता बन सकते हो, आप डाइजेशन वाले बन सकते हो, ठीक है, आप कोई बुटीक खोल सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। होम गृह विज्ञान ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे हम प्रैक्टिकली यानी भले ही आप कोई पेशा कर रहे हो या ना कर रहे हो तो वो अपने कामों में उसे इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि अपने घर में ही अपने बच्चों को अच्छे से केयर कर सकते हो। चाइल्ड डेवलपमेंट तो यही में पढ़ाया जाता है ना कि आप बच्चे को कैसे केयर कर सकते हो, ठीक है, न्यूट्रिशन करता वाला कैसे क्या बन सकते हो। तो ये क्या होता है पेशा, यानी कि आप गृह विज्ञान को पढ़ करके आप एक अच्छी नौकरी कर सकते हो, एक अच्छा इनकम कमा सकती हो। तो क्या निकल के आता है कि गृह प्रबंधन क्या होता है, यह एक प्रकार का पेशा होता है, यानी कि एक नौकरी की तरह होता है, इससे आप अच्छी कमाई कर सकते हो, जा सकते हो, ठीक है। तो गृह प्रबंधन क्या है, एक प्रकार की पेशा है, ठीक है, यानी कि एक नौकरी भी है, आप इससे नौकरी यानी कि आप इससे पैसा भी कमा सकते हो। अभी तक हमने 3 टॉपिक बताए। गृह प्रबंधन क्या है, एक प्रकार का विज्ञान है, एक प्रकार की कला है, एक प्रकार की क्या है, पेशा है। उसके बाद में क्या बात करें, ये पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति, यानी कि आप पहले कार्य कर दिए हो उसके बाद कोई कार्य कर रहे हो तो पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति होती है, ठीक है। ये क्या होती है, एक सतत प्रक्रिया होती है, ये नहीं कि आपने एक बार कर
दिया है तो उसके बाद आप कभी नहीं करोगे। आप अगर मतलब अभी जैसे त्योहार आ गया, ईद आ गया, बकरा ईद आ गया, तो उसमें अपने घर को सजाते हो, लेकिन वहीं पे अगले साल फिर ईद आता है या कोई त्योहार है, होली, दीपावली आता है, तो फिर अपने घरों को चमकाते हो। तो क्या है, होम मैनेजमेंट क्या है, एक प्रकार की सतत प्रक्रिया, यानी कि एक बार कर दिए तो ऐसा नहीं कि वो काम रुक जाएगा। ठीक है, एक काम रुक गया, आप कभी भी उसको हाथ नहीं लगाया। ये क्या होता है, ये हमेशा साइकिल बाई साइकिल चलती रहती है। इसीलिए तो उसने कहा था, यानी कि लिचफील्ड ने कहा था कि होम मैनेजमेंट क्या होती है, साइकिल होती है, यानी कि एक्शन ऑफ साइकिल होता है। ठीक है, होम मैनेजमेंट क्या होता है, एक सतत प्रक्रिया होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, एक मानसिक, यानी कि आपके पास दिमाग है, आपके पास मेंटल पावर है, तभी तो आप कर पाओगे। तभी तो हमने बताया क्रिएटिविटी अपना दिखा सकोगी। आपके पास सोफ़ा नहीं है तो हमने सोफ़े का एग्जांपल लिया, हमने अगर स्टूल नहीं तो स्टूल का एग्जांपल लिया। ठीक है, बहुत सारे झूमर अपने हाथों से बना सकते हो। तो ये सब आपके पास दिमाग होगा, आपके पास बुद्धि होगी, आपके पास मेंटल पावर होगा, आपके पास मानसिक प्रक्रिया होगी, तभी तो वो कामों को कर सकोगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप अकेले भी कर सकते हो, आप किसी का हेल्प ले, यानी कि ये क्या हो सकता है, ये एक सामूहिक प्रक्रिया भी है। ठीक है, यानी कि एक समूह में भी कर सकते हो और खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, यानी कि जब पेशा करते हो या आप नौकरी करते हो तो क्या करते हो, ये समूह में जा करके करते हो ना, तो एक सामूहिक प्रक्रिया। ठीक है, यानी कि समूह में करते हो। इतना हमने पढ़ा, यानी कि गृह प्रबंधन की विशेषता में हमने पढ़ा विशिष्ट प्रक्रिया पढ़ा। हमने पढ़ा कि ये क्या होता है, एक विज्ञान होता है, यह एक कला होता है, यह एक क्या होता है, पेशा होता है, यानी नौकरी होता है, यह क्या होता है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होता है। ठीक है, यानी कि गृह प्रबंधन हर एक फील्ड में होता है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ घर में उसको इस्तेमाल कर, अगर आपके पास प्रबंधन की कैपेसिटी है, आपकी प्रबंधन कर पाते हो, तो आप हर किसी में, यानी कि आप एक अच्छा बजट बना सकते हो। ठीक है, हर चीज़ में आप मतलब वो वहाँ पे दिमाग लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप घरों को ही सिर्फ सजा सकते हो, आप किसी भी कामों का निर्णय ले सकते हो, किसी भी कामों को फैसला ले सकते हो। ठीक है, तो प्रबंधन क्या होता है, सिर्फ घरों में ना ही रह करके सार्वभौमिक, यानी कि हर जगह हर फील्ड में ये होता है, प्रबंधन होता है। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या बताया, यह एक प्रकार की क्या होती है, सतत प्रक्रिया होती है, मानसिक प्रक्रिया होती है, और क्या होता है, क्या होता है, सामूहिक प्रक्रिया। ठीक है, उसके अलावा आप और क्या समझ सकते हो, ये क्या होता है, होम मैनेजमेंट एक अदृश्य कौशल होता है। ठीक है, यानी कि देखो, आप कोई काम करते हो, यानी कोई आप डेकोरेटेड चीज़ बनाते हो। ठीक है, आप कोई डेकोरेटेड चीज़ बनाते हो या फिर अपने घर को कुछ सजा रहे हो। ठीक है, यानी अपने घर को बना ही रहे हो, तो पहले नींव उठाते हो। ठीक है, उसके बाद पिल्लर उठाते हो, दीवालों का सब खड़ा करते हो। लेकिन जो सामने वाला देखता है, यानी कि आपके अगल बगल देखता है, तो वो थोड़ी ना इमेजिन कर सकता है कि आपका घर बनने के बाद कैसा लुक तैयार होगा, जब तक आप उसे बताओगे नहीं। लेकिन आप तो सोचे रहोगे ना कि हमारा नक्शा ऐसा है, तो हम यहाँ पे बाथरूम बनाएंगे, यहाँ पे किचन बनाएंगे, यहाँ पे टॉयलेट बनाएंगे। ठीक है, आप ये तो अपने दिमाग में अपने इमेजिन करते रहते हो। ठीक है, आप सोचते मेहमान रूम कहाँ रहेगा, आप सोचते सब कुछ सोचते रहते हो। तो आपने सोचा ना, किसी और ने तो नहीं सोचा। तो ये क्या होता है, मैनेजमेंट एक अदृश्य कौशल होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई मैनेजमेंट कर रहा तो उसे भी पूरी तरह से नहीं पता होता है कि जो कभी कभी तो वो बनता है, लेकिन बनने के बाद कुछ और ही लुक देने लगता है। तो होम मैनेजमेंट क्या होता है, एक अदृश्य कौशल होता है। ठीक है, बनने के बाद कुछ और ही रिजल्ट दिखाई देता है। अब हमने पढ़ा कि अब गृह प्रबंधन की जो होते हैं विशेषताओं के बारे में। अब हम थोड़ी आगे चलते हैं, आप पढ़ते हैं गृह प्रबंधन के स्टेप क्या होते हैं, यानी कि क्या क्या कार्य करके गृहिणी अपने लक्ष्यों को, अपने उद्देश्यों को, अपने कार्यों को फुलफिल करती है। तो पहले वो अपने स्टेप से गुजरती है। देखो, हमने शुरू में पढ़ा था कि गृहिणी, जब हमने गृह प्रबंधन के जो परिभाषा बताया था, तो उसमें बताया था शुरू में ही कि गृह प्रबंधन क्या होता है, एक प्रकार की प्रक्रिया होती है, जिसमें गृहिणी क्या करती है, नियोजन करती है, आयोजन करती है, नियंत्रण करती है, फिर लास्ट में क्या करती है, मूल्यांकन करती है। इन सब का उपयोग कर करके फिर उसके बाद में क्या करती है, उसके पास जो भी संसाधन होते हैं, चाहे वो संसाधन मानवीय हो, चाहे वो संसाधन क्या हो, अमानवीय हो, इन सब का प्रयोग करके क्या करती है, अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को, अपने कार्यों को पूरा करती है। तभी तो अगर उसका लक्ष्य पूरा हो गया, उसका जो कार्य करना चाहती है अगर वो पूरा हो गया, तो समझो कि होम मैनेजमेंट उसका सफल हुआ। अगर नहीं पूरा हुआ तो समझो गृह प्रबंधन का उसका जो कार्य था वो सही नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो हमने स्टेप बताया था, नियोजन, आयोजन, तो ये क्या होता है। यानी कि देखो, हमने विशेषता में ही पढ़ा था कि गृह प्रबंधन क्या होता है, एक विज्ञान होता है। विज्ञान की परिभाषा ही होती है कि किसी भी जानकारी को,
ठीक है। किसी भी ज्ञान को क्या होता है, क्रमबद्ध ज्ञान को, सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की ये परिभाषा होती है। तो आप किसी भी चीज़ का जब जानकारी करते हो तो एक रेखीय में करते हो, ठीक है। ये नहीं कि आप यहाँ पे पढ़ लिए हो तो आप यहाँ पे पढ़ोगे, आप यहाँ की भी जानकारी हासिल करते हो ना। तो अब हम स्टेप में यही पढ़ने वाले हैं कि हम पहले शुरू, यानी कि उसके पास कोई प्रॉब्लम आ गई, यानी कि देखो कोई गृहिणी अगर वो है होम मैनेजमेंट, यानी कि कोई मैनेजमेंट बना रही है, ठीक है, कोई बजट से ही बना रही है या फिर कोई घर का ही चीज़ बना रही है। देखो कोई होली आ गया, कभी दीपावली आ गया, तो पहले क्या करती स्त्री, स्त्री या गृहिणी क्या करती है, जो उसके काम रहता है उसको पहले प्लानिंग करती है, ऑर्गेनाइजेशन करती है, कंट्रोलिंग करती हैं, चेकिंग करती है, ओवल्यूशन करती है। इन सब कामों को कर करके ही अपना एक बजट तैयार करती है, एक अपना मैनेजमेंट बनाती है ना। तो अब यही पढ़ने वाले हैं कि कौन से चरण से हो करके गुजरता है। पहले इवोल्यूशन आता है, कि पहले कंट्रोलिंग आता है, कि पहले संगठन आता है, कि पहले नियंत्रण आता है, ये सब देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं गृह प्रबंधन के स्टेप क्या होते हैं। तो गृह प्रबंधन के स्टेप में पहला क्या है, नियोजन, यानी कि स्त्री क्या करती है, पहले नियोजन करती है, उसके बाद में क्या करती है, आयोजन करती है, आयोजन करने के बाद क्या, संगठन करती है, संगठन के बाद क्या होता है, नियंत्रण होता है, नियंत्रण के बाद क्या होता है, बल देना, निरीक्षण करना, अगला है समायोजन करना, फिर लास्ट में क्या है, मूल्यांकन करना। ये रहा क्या, गृह प्रबंधन के चरण यानी कि स्टेप। लेकिन गौर करिएगा, कभी कभी एग्जामों में छोटे से वही पूछ लिया जाता है, यानी कि ये तो इतना जो हमने पढ़ा ये क्या होता है, नेट में पूछा जाता है, लेकिन जब टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है तब इतना लंबा नहीं पूछा जाता। टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है कि गृह प्रबंधन के जो चरण होते हैं, अगर छोटा पूछा जाएगा तो ऐसा पूछा जाएगा कि जैसे कि नियोजन लिखा जाएगा, नियोजन लिखा रहेगा, नियोजन, नियोजन, उसके बाद में क्या, नियंत्रण लिखा रहेगा, नियंत्रण, ठीक है, उसके लास्ट में क्या, मूल्यांकन। यानी कि इन सब कामों को कर करके भी क्या हो सकती है, गृहिणी अपने कार्य को कर सकती है। यानी कि नियोजन क्या करती है, प्लानिंग कर सकती है, प्लानिंग के बाद यानी कि कोई प्लान, कोई कार्य उसको दे दिया गया है तो उसको पहले प्लानिंग करती है कि हमें क्या क्या इसमें जोड़ना है। यानी कि देखो दीपावली आ रही है तो वो सोचे कि क्या कितने दिए आ जाएं, क्या हो जाए, अपने माइंड में पहले घुमाती है, ठीक है। उसके बाद में क्या करती है, नियंत्रण, यानी कि कुछ कमी रह गई है तो उस पर क्या करती है, कंट्रोल करती है। कंट्रोल के बाद जो भी उसने प्लानिंग की, कंट्रोलिंग की, तो क्या करती है, उसके बाद में क्या कर गृहिणी करती है, उन कामों को मूल्यांकन करती है। यानी कि इन तीनों कामों को कर करके भी क्या कर सकती है, अपने गृहिणी अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकती है। ये रहा शॉर्ट फॉर्म में। अब हम बता दें आपको इसको एक्सप्लेन करके कि इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो पहले हम नियोजन की बात कर लेते हैं। नियोजन क्या होता है, नियोजन एक प्रकार की रूपरेखा होता है। रूपरेखा यानी कि क्या हो सकता है, देखो आप, यानी कि देखो हमने अभी एग्जांपल लिए कि गृहिणी को अगर घर एक तैयार करना है, घर की, या फिर कोई होली हो गई, कोई फंक्शन हो गया, कोई दीपावली, कोई बर्थडे हो गया, ठीक है। तो पहले रूपरेखा यानी कि पहले प्लानिंग बनाती है, ठीक है। प्लानिंग बनाने के बाद क्या करती है, प्लानिंग में क्या क्या, देखो देखो नियोजन को ही क्या कहते हैं, यहाँ पे नियोजन लिखा, आयोजन लिखा है, तो नियोजन और आयोजन दोनों एक ही है। बस फर्क इतना है कि नियोजन यानी कि प्लानिंग पहले चुनते हैं, फिर आयोजन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को बाद में चुनते हैं। लेकिन दोनों को एक ही विशेषता होती है, यानी कि जो इनका काम होता है एक ही होता है। यानी कि हमने आपको क्या बताया, नियोजन और जो आयोजन है, नियोजन और जो आयोजन है वो क्या है, एक ही है, ठीक है। यहाँ पे मिटा देते हैं पहले। देखो हमने क्या बताया अभी, नियोजन और आयोजन। नियोजन और आयोजन यानी कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, दोनों एक ही होते हैं। बस फर्क इतना है कि नियोजन यानी कि प्लानिंग पहले चुनते हैं, और प्लानिंग, देखो कोई काम करते हैं तो हम लोग अपने अपने घर में तो अक्सर बोलते हैं कि हमें ये चीज काम को करने के लिए पहले प्लान तो करना होगा, ठीक है। प्लान करने के बाद क्या करते हो, ऑर्गेनाइजेशन करते हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन करने के यानी कि आप आयोजन करते हो। इन दोनों को करने के बाद देखो इन दोनों का एक ही विशेषता होती है, ठीक है। इनकी जो कामें होती हैं एक ही होती है। नियोजन, ठीक है, नियोजन यानी कि प्लानिंग में सबसे पहले प्लानिंग की रूपरेखा बनाते हो और उसी रूपरेखा को बनाकर अपने क्या करते हो, उद्देश्यों तक पहुंचते हो, ठीक है। नियोजन में सबसे बड़ी भूमिका किसके होती है,
प्रबंधक यानी कि किसकी होती है, मैनेजर में होती। मैनेजर कोई भी हो सकती है, गृहिणी भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि नियोजन में सबसे बड़ी भूमिका यानी कि सबसे बड़ा कर्तव्य किसे होता है, सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, एक मैनेजर होता है, ठीक है। मैनेजमेंट की होती है। मैनेजमेंट के विचार यानी कि मैनेजर के विचार से ही हमारा जो प्लान होता है अच्छा बन जाता। अगर मैनेजर के अंदर अंदर अच्छे गुण हैं तो क्या हो सकता है, नियोजन अच्छा बन सकता है। अगर नियोजन के मतलब जो गृहिणी है, मैनेजर है, या फिर कह सकते हो प्रबंधक कह सकते हो, उनके पास अगर नहीं कुछ नॉलेज है तो क्या हो सकता है, आपकी प्लानिंग बेकार चली जाएगी, ठीक है। हमने अभी तक क्या बात किया, नियोजन आयोजन दोनों एक ही है, बस फर्क कितना है कि इसमें जो पहले प्लानिंग पे यानी कि पहले नियोजन करते हैं, उसके बाद में क्या नियोजन करते हैं, उसके बाद में क्या आयोजन करते हैं, ठीक है। नियोजन आयोजन से क्या होता है, सबसे पहले प्लानिंग की रूपरेखा बनाते हैं, ठीक है। कोई कार्य दे दिया गया है, कोई बर्थडे हो, कोई कोई कार्य हो, ठीक है, कोई त्यौहार हो, कुछ भी हो, तो पहले उसके बाद क्या होता है, उसको दे दिया जाता है कि भाई आपको बर्थडे है, या कोई दीपावली है, कोई ईद है, कोई बकरीद है, ये तो बताना पड़ेगा ना। देखो, अब बर्थडे होता है तो उसके लिए अलग तैयारी करनी पड़ती है, केक लाना पड़ता है, गुब्बारे लाने पड़ती हैं। लेकिन वहीं पे होली होता है तो उसके लिए रंग लाना पड़ता है, ठीक है। अच्छी अच्छी मतलब मिठाइयाँ बनती है, सब कुछ बनता है, ठीक है। तो क्या होता है, पहले उसे बताया जाता है कि हाँ ये चीज़ बनना है, तो वो क्या करती है, पहले प्लानिंग करती है, ठीक है। अब प्लानिंग कौन करता है, अगर देखो प्रबंधक जो मैनेजर होता है, ठीक है, जो कार्य करने वाला मैनेजर है, प्रबंधक है, गृहिणी है, तो उसके पास अगर सही विचार है, वो कार्य को कर सकता है, तो भाई उसका लक्ष्य उसका अच्छा बन जाएगा। अगर वो उसके पास नहीं, यानी कि उसके पास अच्छी विशेषता नहीं, अच्छी विशेषता मतलब क्या होता है, उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए दूरदर्शिता, ठीक है। यानी कि वो कार्य कर रहा तो उसके पास दूरदर्शिता होना बहुत जरूरी। अब दूरदर्शिता मतलब क्या होता है, ठीक है। यानी कि देखो, अब हमने बर्थडे की एग्जांपल लिया कि बर्थडे अगर उसको दे दिया जाए कि बर्थडे के भाई आपको मैनेजर हो तो आपको बर्थडे का एक अच्छा प्लानिंग बनाना है, ठीक है। तो वो गुब्बारा ही नहीं लाया है, नहीं गुब्बारा ला ही लाया है, तो अगर केक नहीं लाया तो सारा प्लानिंग बेकार हो गया, ठीक है। सारा बर्थडे का जो भी वो था सब बेकार हो। अगर रंग ले आया हो बर्थडे के दिन तो सारा उसका जो जो प्लानिंग हो क्या हो गई, खराब हो गई। तो दूरदर्शिता होना चाहिए, यानी कि उसको सोचना चाहिए, इतना सोचने की समझ होना चाहिए कि अगर जो अभी हमने प्लानिंग बनाया है, आगे वो क्या रिजल्ट दिखाएगा, क्या उस पे लुक उतर के आएगा, तो वही क्या होता है, दूरदर्शिता होता है। उसके पास विकल्प चुनने का होना चाहिए, यानी कि ये नहीं कि अगर बेचारा कोई गरीब का, यानी कि कोई कम पैसे वाला मतलब मैंने बोला जाए कि कोई गरीब वाला, मतलब एग्जांपल ले लीजिए कि कोई गरीब है, ठीक है, लेकिन उसको फिर भी शौक है कि हमें बर्थडे बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो उसने क्या किया है, एक मैनेजर को हायर किया है। तो मैनेजर सोचे कि नहीं, हमारे पास हमें ज़्यादा पैसा दोगे तभी हम अच्छे अच्छे सामान ले सकते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे से केक बना सकते हैं, अच्छे से गुब्बारा ला सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए उसके पास, यानी कि मैनेजर के पास इतनी विचार होना चाहिए, इतनी विशेषता होनी चाहिए कि अगर ये सामान नहीं तो इसके जगह पे हम कुछ और सामान लगा करके वही लुक जो अच्छे मतलब अच्छे केक वाले में ला सकते हैं, ठीक है। तो उसके पास क्या होना चाहिए, विकल्प चुनने की कैपेसिटी होनी चाहिए। उसके पास निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि बेचारा डर के खुद भाग जाए कि हे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहमान आएंगे तो मैं ये सब काम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। उसके पास क्या होना चाहिए, निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए। उसका जो व्यक्तित्व होना चाहिए अच्छा होना चाहिए, नहीं कि उसको कुछ भी कह दियो, यानी कि प्रबंधक को कुछ भी कह दियो तो क्या कहते तुरंत गुस्सा हो जाए, कभी खुशी वो अंदर दिखने लगे, कभी यानी कि अगर हंस रहा तो हंसते हंसते रह गया है, वो अपना काम ही नहीं कर पाए है, या फिर गुस्से वाला है तो आप उससे कुछ भी कह रहे हो कि मतलब कोई घर का पुरुष है कह रहा है कि नहीं आपने जो काम किया है, यानी कि आपने जो प्लानिंग बनाया है उसमें थोड़ा चेंजिंग कर लो, तो वो गुस्सा हो जाए कि नहीं आपने तो मैं प्लानिंग करता हूँ, यानी कि आप प्रबंधन करता हूँ तो आप मुझे ऐसा बता रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके पास कैसा विचार होना चाहिए, एक अच्छा एक नरम दिल वाला विचार होना चाहिए। उसके विवेकशील होना चाहिए। उससे क्या होना चाहिए, पूर्वाग्रह से विकसित नहीं, यानी कि उसने कोई बात कुना, यानी कि कुना जिसे कहते हैं कि यानी कि आप उससे झगड़ा बहुत साल पहले कर दिए हो, ठीक है, तो फिर भी आपकी जो भी प्लानिंग करना चाहता है प्लानिंग तो कर रहा है, लेकिन वो अपनी बातों को सोच सोच करके, यानी कि जो आपने झगड़ा किया था पिछले बार तो वही सोच सोच के बना करता है कि हमसे झगड़ा किए हैं तो मैं इतना खराब बना दूंगा इनका प्लानिंग कि बेकार चली जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रबंधक करता हो, यानी कि जो मैनेजर होना चाहिए, वो पूर्वाग्रह से, यानी कि पिछली बात हो गई है उसकी बातों को सोच ना करके एक अच्छा विवेकशील व्यक्ति बनना चाहिए।
उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए कि इतना ज्ञान होना चाहिए कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो कौन से लायक के कर रहे हैं, उनका मैनेजमेंट बना रहे हैं, उनका बजट बना रहे हों, चाहे जो बजट हो, यानी ठीक है। तो क्या होना चाहिए, उसके पास ज्ञान होना चाहिए। ये रहा क्या मैनेजर की अंदर की विशेषता, हमने क्या क्या बताया उसमें। उसके पास दूरदर्शिता होना चाहिए, मैनेजर के पास विकल्प चुनने का योग्यता होना चाहिए, उसको निर्णय लेने की योग्यता होना चाहिए, व्यक्तित्व उसका अच्छा होना चाहिए, पक्षपात यानी कि मतलब कि उनका सुने दूसरे का ना सुने, यानी कि 2-3-4 लोग घर में हैं तो सिर्फ माँ का सुन रहे हैं, पिता का बातें नहीं सुन रहे, ठीक है। पक्षपात नहीं करना चाहिए, या फिर अमीरी गरीबी देख करके नहीं होना चाहिए कि गरीब है तो मैं उसका मैनेजमेंट हायर नहीं करूँगा, ठीक है, प्रबंधक उसका नहीं बन सकूँगा, उनके घर पे मैं जा कर के ये पेशा नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको पक्षपातहीन नहीं होना चाहिए, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए कि हमने हमें वो ऐसा बोल देते तो उसका मैं प्लानिंग खराब कर दूँगा। विवेकशील होना चाहिए, ठीक है, संप्रेषणकर्ता वाला होना चाहिए और ज्ञान वाला होना चाहिए। ये हमने बताया प्रबंधन की अंदर क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं। हमने नियोजन में अभी तक क्या बताया है कि नियोजन क्या होता है, इसमें सिर्फ प्लानिंग की जाती है, जो आप काम कर रहे हो उसका अगर वो मैनेजर के अंदर ये सब क्वालिटी होती है, यानी कि जो पक्षपात ना हो, ज्ञान उसके पास हो, दूरदर्शिता, अगर ये सब क्वालिटी है तो क्या सकता है प्लान को एक अच्छा बेहतर बना सकता है। ये हुआ नियोजन आयोजन की बात। अब हम बात करते हैं संगठन की, ठीक है। संगठन को बताने से पहले यहाँ पे नियोजन आयोजन के चरण भी पूछा जाता है, यानी कि देखो आप प्लान कर सकते हो, प्लान करते हो ना तो उसमें बहुत सारे चरण से होकर गुजरते हो ना, ठीक है। यानी कि आप बहुत ऐसा समस्या को पहले परिभाषित करते हो, कोई कार्य करते हो पहले विकल्प चुनते हो, परिणाम को स्वीकारते हो, ये सब आता है ना। तो पहले हम उसके चरण को देखते हैं, इसमें चरण क्या क्या आते हैं। तो यहाँ पे चरण में क्या लिखा है, अगर पूछा जाए कि ग्रास और कैंडल ने क्या किया है, आयोजन और नियोजन के क्या किया है, चरण बताया, ठीक है। यानी कि आयोजन और नियोजन के जो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके चरण को क्या किया है, इन्होंने बताया। पहले पहले इन्होंने क्या किया है, समस्या को परिभाषित किया है, यानी कि ये नहीं कि आपको पता ही नहीं चले कि समस्या क्या है, यानी कि काम क्या है, आप बिना मतलब जाने बूझे ही प्लानिंग कर दिए। ये नहीं, आपको पहले समस्या को परिभाषित करना, पहले देखना है कि उसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी, क्या क्या दिक्कतें नहीं आएगी, उसके पहले ही आपको प्लानिंग करना है। उसके बाद क्या, जब आपने पता कर लिया कि हाँ ये सही रहेगा, ये सही नहीं रहेगा, यहाँ पे बाधा उत्पन्न करती है, तो आप क्या करो, उसमें से विकल्प चुनो। विकल्प चुनने के बाद भी उस पर विचार करो कि हाँ हमने ये काम कर दिया, तो ये जाकर के प्लानिंग में जब हम ज्वाइंट करेंगे तो ये काम करेगा, वर्क करेगा। तो वही क्या होता है, विकल्प पे विचार करना। अब विकल्प पे विचार करती हो तो जब जब विकल्प पे विचार कर, यानी कि आपके पास 3-4 ऑप्शन है, ठीक है। समझो ये विकल्प है, तो विकल्प पहले आपने क्या किया, चुनाव किया, यानी कि इसमें दो हमने 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6-7 विकल्प है, तो आपने क्या किया, 2-3-4 विकल्प ले लिया। अब जब 2-3-4 विकल्प ले लिया तो उस पर पहले सोचते हो कि हम ये ले पहले कि ये लें, इसमें से ये ले लें तो सही रहेगा। तो आप क्या किया, उस पर विचार किए, और जब विचार करने के बाद 3-4 जो आपने विकल्प लिया उस पर क्या करते हो, एक पे रुकते हो, ठीक है। एक विकल्प लेते हो तो उस विकल्प क्या करते हो, विचार करते हो, ठीक है। जब वो विचार कर लेते हो उसके बाद में क्या करते हो, अपने जो ने अपनी प्लानिंग जो आपने बनाई है उस पर क्या कर देते हो, जोड़ देते हो। अब आपको हम एग्जाम्पल बता देते हैं। देखो, अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया, ठीक है, समस्या को यानी कि आप कोई प्लानिंग कर रहे हो तो उसको पहले क्या क्या करोगे। देखो जब आपका बच्चा बड़ा होता है तो आप क्या करते हो, जब छोटा बच्चा होता है तो कोई चिंता नहीं होती, लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है तो आपको आपके माइंड में आता है कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया, अब किसी स्कूल में जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर देते हो, समस्या को यानी कि आप सोचने लगते हो कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया, अब स्कूल जाएगा पढ़ने के लिए, तो आपने क्या किया, समस्या को जाना कि हमारा बच्चा क्या हो गया, बड़ा हो गया है, उसे स्कूल भेजना है। तो आप क्या करते हो, अगल बगल जो भी स्कूल होते हैं तो वहाँ पे जाते हो, यानी कि चेक करते हो कि कौन से हमारे एरिया में कौन से स्कूल है। तो आप क्या करते हो, स्कूल के नाम को जानकारी इकट्ठा करते हो। तो उसमें क्या करते हो, आप विकल्प चुनते हो, ठीक है। विकल्प को चुनते हो, विकल्प चुनने के आपने 2-4 नाम सोच लिया। पहले समस्या में आपने क्या देखा कि हमारा बच्चा क्या होगा या बड़ा होगा, कहीं पे स्कूल पे जाना हो उसको।
उसके बाद में विकल्प चुनना, यहाँ पे क्या बात निकलती है कि देखो आपने तो समस्या तो जान लिया कि हमारा बच्चा क्या है, बड़ा हो गया है, उसी स्कूल जाना है। लेकिन विकल्प चुनना में ये हो जाता है कि देखो स्कूल तो जाना, हमने समस्या तो जान लिया, लेकिन हमारे एरिए में, हमारे बगल में कौन से छोटे बच्चों को स्कूल है, 2 3 4 स्कूल के नाम को आप क्या करते हो, अपने दिमाग में बैठाते हो कि हाँ 2 4 स्कूल है, ठीक है। तो आपने क्या किया, स्कूल को नाम सोचा, यानी कि 2 3 नाम सोच लिया कि हमें छोटे बच्चों में यहाँ मतलब यहाँ पे बच्चे जाएगा मेरा पढ़ने, तो यहाँ पे ये फैसिलिटी है, बाथरूम का फैसिलिटी है, ठीक है। बच्चा हमारे रोएगा तो उसे खेलने की व्यवस्था है, ठीक है। ये सब आपने जान लिया, 2 4 स्कूल आपने अपने माइंड में बैठा लिया। उसमें बाद में आप 2 4 स्कूल में थोड़ी ना भेजोगे, सिर्फ एक ही स्कूल में तो भेजोगे। तो आप क्या करते हो, आप क्या करोगे, जब 2 3 4 स्कूल अपने माइंड में सोच लिया है, जब आपने 2 4 स्कूल आपने सोच लिया है, तो पूरे में थोड़ी ना पढ़ाओगे, आप किसी एक ही स्कूल में पढ़ाओगे ना। तो जो 2 3 4 यानी कि आपने 5 स्कूल, अगर आपने 5 स्कूल मान लिया, आपने सोच लिया, ठीक है। आपने समस्या भी जान लिया कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ने जाना है। आपने विकल्प यानी कि आपने चुन भी लिया कि हाँ अगल-बगल एरिया में क्या हो सकता है, 2 4 5 स्कूल है। अब आपके पास 5 स्कूल का नाम आपको पता चल गया। तो आपने सोच भी लिया कि ठीक है कि इसमें बाथरूम है, इसमें खेलने की व्यवस्था है, इसमें पढ़ने की व्यवस्था है, इसमें मारते-पीटते हैं यानी कि बच्चों का देखभाल भी करते हैं। आपने पाँचों स्कूल के अच्छे से जानकारी इकट्ठे कर ली, ठीक है। तो जब आपने इकट्ठा जो जानकारी किया, ठीक है, आपने पता किया, तो क्या होगा, विकल्प पर विचार किया, ठीक है। यानी कि जो आपने स्कूल सोचा 5 4 5, उस पे क्या किया, विचार किया, आपने सोचा कि इसमें क्या क्या फैसिलिटी है, ठीक है। आपने जान लिया। उसके बाद में आपने पांचों में से 2 3 मतलब सोच लिया, यानी कि 2 3 आपने उसमें चुना, ठीक है। 2 3 चुनने के बाद फिर आप उस पे क्या करते हो, जो आपने चुना है, ठीक है, यानी कि आपने फिर क्या करते हो, एक चुनते हो। एक चुनने के बाद यानी आप सोच लेते हो कि हाँ मतलब ये स्कूल में बच्चा मेरा पढ़ने जाएगा तो उसको बाथरूम की व्यवस्था है, उसको अगर वो पॉटी भी कर दिया तो उसको साफ़ करने की व्यवस्था है, अगर वो मेरा बच्चा रो रहा है, छोटा है, तो उसको मतलब कोई ना कोई टॉय देगा, खेलने के लिए देगा, ठीक है। उससे बहुत अच्छा मतलब व्यवस्था है। तो आपने क्या किया, जो आपने स्कूल चुना उस पे क्या किया, उपयुक्त विकल्प चुना, ठीक है, यानी कि उपयुक्त जो स्कूल था उसको चुन लिया। अब आपने चुन लिया, उसके बाद में क्या करते हो, लास्ट में परिणाम को, यानी कि जो आपने चुन लिया, आपने स्कूल चुन लिया, तो क्या करते हो, लास्ट में अपने बच्चे को भेज देते हो। अभी तक हमने क्या बताया कि आपने स्कूल के बच्चे का एग्जाम्पल लिया कि बच्चा, आप सोचते हो यानी कि अपनी समस्या को परिभाषित किया, उसमें पहले क्या नाम दिया कि मेरा बच्चा पढ़ने जाएगा, ये क्या हो गया, आपका समस्या हो गया। आपने 2 3 4 स्कूल का सोचा अपने एरिया, तो क्या हो गया, विकल्प चुनना हो गया। अब आपके पास विकल्प तो मिल गया, यानी आपके पास स्कूल का नाम तो पता चल गया। आप क्या करते हो, स्कूल की जो क्वालिटी होती है, जो अच्छाइयाँ होती हैं, जो बुराइयाँ होती हैं, वो आप सोच लेते हो, ठीक है। उसके बाद में जो 4 5 स्कूल आपने सोचा, उस पे एक ही स्कूल पे टिक जाते हो। आप सोचते हो कि हमारा बच्चा इस स्कूल में जाएगा, यानी कि आप अड़ जाते हो, ठीक है। हाँ कि मतलब आप निर्णय ले लेते हो, ठीक है। निर्णय कोई ले लेता है, उसके बाद में क्या हो जाता है, उस स्कूल में बच्चे को भेज देता है। ये रहा क्रास एवं कंटर के आयोजन नियोजन की प्रक्रिया, ठीक है, यानी कि जो चरण था, इसमें समस्या को परिभाषित करना, विकल्प चुनना या ढूंढना हो सकता है, विकल्प पे बच्चा विकल्प पे कोई प्रबंधक यानी कि मैनेजर क्या करता है, विचार करता है, उपयुक्त विकल्प चुनता है, यानी कि संभावित हल को चुनता है। उसके बाद में क्या हो जाता है, परिणाम को स्वीकार लेता है, ठीक है। अब अगला हम बात करते हैं, ये ऐसी आयोजन में यानी कि नियोजन आयोजन के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है दीर्घकालिक, एक होता है दीर्घकालिक, एक होता है दीर्घकालिक, ठीक है। एक होता है दीर्घकालिक, एक होता है लघुकालिक, ठीक है। एक होता है लघुकालिक और एक होता है दीर्घकालिक। दीर्घकालिक किसे कहते हैं, लघु से शुरू होकर हमारा नियोजन क्या होता है, दीर्घ तक पहुंचता है, ठीक है। यानी कि दीर्घकालिक आयोजन जो अल्पकालिक होता है, ठीक है, यानी कि जो अल्पकालिक आयोजन पर निर्भर होता है। अल्पकालिक योजना मिलकर ही क्या होती है, दीर्घकालिक योजनाओं को पूरा करती हैं। अब इसको हम अपनी छोटी भाषा में बताते हैं। दीर्घ मतलब क्या होता है, लंबा होता है, ठीक है। दीर्घ मतलब क्या होता है, लंबा तो होता है, यानी कि लॉन्ग होता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है। लेकिन वहीं पे क्या बात किया जाए, अल्प की योजना की, यहाँ पे अल्प नहीं लिखा है, लघु लिखा है, ठीक है। अल्प अल्प नियोजन होता है, अल्पकालिक होता है, तो वो क्या होता है, छोटा होता है, यानी कि उसमें क्या करते हैं, प्लानिंग छोटा बनाते हैं। इसको पहले मिटा देते हैं।
हमने आपको क्या बताया, नियोजन की प्रकार बताया। नियोजन के प्रकार में हमने दो बताया, एक बताया दीर्घकालिक, एक बताया दीर्घकालिक और एक बताया अल्पकालिक। अल्पकालिक कहो या फिर लघुकालिक कहो, ठीक है। तो हमने दीर्घ बताया पहले प्रकार में और दूसरा क्या बताया, अल्प बताया। देखो जब आपको कोई कार्य करते हो तो पहले छोटे छोटे कार्य, यानी कि जब कोई दिन बना, एक महीना बनता है तो पहले एक दिन से, एक घंटे से, एक मिनट बन के आपको एक महीना तैयार होता है, ठीक है। वैसे ही आप कोई चीज़ बनाते हो तो पहले छोटे छोटे बनते 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 वो बड़ा बनता है, ठीक है। यानी कि कोई प्लान पहले छोटा बनाते हो, बनते बनते क्या होता है, बड़ा बनता है। तो दीर्घकालिक वही होता है। दीर्घकालिक क्या होता है, जो अल्पकालिक प्लानिंग होता है उस पे निर्भर होता है। यानी कि आप छोटा कार्य करते करते, जैसे कि कोई जब आप कोई प्लानिंग करते हो तो पहले अगर बड़ा प्लानिंग होता है तो पहले एक ही दिन में थोड़ी ना बन जाता, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पे बनते चला जाता है। तो पहले दिन बाय, यानी कि पहले छोटे छोटे छोटा छोटा बन करके क्या बनता है, एक बड़ा बन जाता है। तो दीर्घकालिक वही होता है जो अल्पकालिक से निर्भर होता है, ठीक है। अल्पकालिक योजनाएं मिलकर ही क्या होती है, दीर्घकालिक योजनाओं को पूरा करती है, ठीक है। दीर्घकालिक योजनाओं अल्पकालिक योजनाओं पर आश्रित होती है, ठीक है। लेकिन जब वही अल्पकालिक योजना जब बात करते हैं तो ये अल्प माने क्या होता है, छोटा होता है। यह क्या प्लान होता है, ये छोटा होता है। इसमें जो समय होता है वो कम समय के लिए होता है। लेकिन जो दीर्घकालिक होता है वो क्या होता है, ज़्यादा समय के होता है। देखो जब स्कूल में पढ़ने जाते हो, ठीक है, यानी कि जब छोटा बच्चा जब छोटा होता है तो पहले LKG में, UKG में, ठीक है, LKG में, UKG में, फिर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, ऐसे क्या होता है, ये अल्पकालिक तो हुआ। यानी कि पहले स्टेप ये समय कम लगता है ना, पहले नर्सरी में पढ़ता है, 1 में पढ़ता है, 2 में पढ़ता है, तो ये क्या हो गई, अल्प था ना, छोटा छोटा था, ठीक है। जब वहीं पे बड़ा होकर के एक डॉक्टर बन जाता तो क्या हो जाता है, उसका लक्ष्य बड़ा हो जाता है, यानी कि दीर्घकालिक हो जाता है, ठीक है। ये रहा क्या, नियोजन के प्रकार दीर्घकालिक और अल्पकालिक। अब हम बात करते हैं अगला क्या है, अगला हमारा है, अगला है संगठन, ठीक है। अगला क्या है, संगठन है। संगठन को पहले समझते हैं। संगठन को क्या कहते हैं, संगठन को कहते हैं जोड़ना, ठीक है। जैसे नियोजन में बात किया था तो नियोजन क्या था, नियोजन था प्लानिंग, ठीक है, रूपरेखा बनाना। लेकिन संगठन क्या होता है, संगठन एक प्रकार के जोड़ना, इसका अर्थ होता है जोड़ना। अब वह चाहे कोई संस्था हो, कोई लोग हो, कोई वस्तु हो, कोई कारक हो, जुड़कर जो हमारे उद्देश्य को पूरा करते हैं वही क्या कहलाते हैं, संगठन कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि योजना से जुड़े हुए पहलू को क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपने प्लानिंग किया उसमें जो जुड़ रहा है, ठीक है, जो भी आप कार्य जुड़ रहा, तो ये कोई वस्तु हो सकती है, ठीक है। आपने कोई यानी कि प्लानिंग बनाया है, कोई प्लानिंग बनाया यानी कि कोई नियोजन या आयोजन किया है, तो उसमें अगर कोई चीज़ जुड़ रहा है, चाहे वो संस्था हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वस्तु हो, कोई सामान हो, तो वही क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। यानी कि जुड़ना ही क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। योजना से जुड़े को पहले को क्या कहते हैं, संगठन की कहते हैं। इसमें कार्य, व्यक्ति, ठीक है, ये सब क्या हो जाता है, अपने अधिकार में होते हैं, ठीक है। यानी कि अपने 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 हिसाब से कर सकते हो। ये रहा संगठन। संगठन और आयोजन पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं नियंत्रण के बारे में बात करते हैं। नियंत्रण क्या होता है, नियंत्रण एक प्रकार की बल होती है, ठीक है, ये एक प्रकार की शक्ति होती है, यानी कि कंट्रोल अपने ही बस में होता है, ठीक है, अपने बल में होता है। निकिल और डार्सी ने नियंत्रण को क्या कहा, यंत्र कहा, ठीक है। निकिल और डार्सी ने नियंत्रण को क्या कहा, एक क्रियाशील यंत्र कहा, जो कि हमारे उद्देश्य तक पहुंचने में मदद करती है, ठीक है। यानी कि नियंत्रण क्या होता है, हमारे उद्देश्य को पहुंचने के लिए एक यंत्र होता है, ठीक है। मैनेजर के पास हर समस्या को नियंत्रण करने का गुण होना चाहिए। अगर कंट्रोल रहा तभी प्लानिंग एक दिशा में जा पाएगी, अगर नहीं रहा है तो क्या हो सकता है, वो प्लानिंग बेकार चली जाएगी। नियंत्रण में ही 3 आते हैं, एक होता है बल देना, ठीक है, एक होता है बल देना, एक होता है निरीक्षण करना, एक होता है समायोजन करना, ठीक है। यानी कि नियंत्रण में 3 आते हैं। नियंत्रण को क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कंट्रोलिंग कहते हैं। कंट्रोलिंग क्या होता है, एक प्रकार की शक्ति होती है, एक प्रकार के बल होती है। निकल और डार्सी ने क्या कहा, एक क्रियाशील यंत्र कहा, ठीक है। नियंत्रण को क्या कहा, एक यंत्र कहा है। अब मैनेजर के पास हर समस्या को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि हर कोई भी समस्या हो तो उसको नियंत्रित करने के लिए उसके पास एक गुण तो होना चाहिए। अगर उसके पास गुण है तो क्या हो सकता है, उसका प्लान है जो क्या हो सकता है, बेहतर बन सकता है, ठीक है। नियंत्रण में 3 चरण आते हैं। पहला होता है बल देना, दूसरा होता है निरीक्षण करना, तीसरा होता है समायोजन करना। निरीक्षण जैसे कि मतलब चेकिंग होता है, ठीक है, चेकिंग करना, समायोजन करना, इसके क्या होता है,
नियंत्रण में आ जाता है। अगला हमारा क्या है, मूल्यांकन है। ठीक है, हमने नियोजन पढ़ा, संगठन पढ़ा, नियंत्रण पढ़ा और फिर क्या होता है, नियंत्रण के जो 3 पार्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ा। अब हम बात करने वाले हैं मूल्यांकन के बारे में। देखो, आपने अभी तक नियोजन किया, आयोजन किया, ये सब जब कार्य किया, ठीक है, आपने कोई प्लानिंग किया, तो आप कैसे जान पाओगे कि ये जो मेरा प्लान है, जो आपने प्लान बनाया है वो कैसे मतलब सही बना है या नहीं बना है। तो आप उस पे मूल्यांकन, तो जैसे आप कोई सब्जी बनाते हो, ठीक है, आप कोई सब्जी बनाते हो तो पहले उसका चीखते हो ना कि मतलब इसमें मिर्चा सही से पड़ा है, नमक पड़ा है कि नहीं पड़ा। तो आप क्या करते हो, उसका मूल्यांकन करते हो। या फिर कोई एग्ज़ाम हो रहा है तो एक टीचर क्या करता है, एग्ज़ाम लेता है बच्चों का, तो उसको चेक करता है, ठीक है, साल 2 साल में, ठीक है, साल 2 साल में नहीं, 6 महीने से में या 1 ही महीने में क्या होता है, टेस्ट लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, बच्चों का टेस्ट लेते हैं। ठीक है, हर एक फील्ड में क्या होता है, मूल्यांकन होता रहता है। यानी कि आपने कोई भी प्लानिंग बनाई है तो उसका अगर मूल्यांकन हो जाता है तो वो प्लानिंग सही। अगर मूल्यांकन नहीं हुआ तो आप कैसे जान पाओगे कि जो मैंने मूल्यांकन बनाया है या कि नहीं, कि आपने प्लानिंग बनाई है वो आपका बेहतर बन गया है। तो मूल्यांकन क्या होता है, एक प्रकार की क्या होती है, जांच होती है। ठीक है, यानी कि जो आपने उद्देश्य बना, अपने जो भी कार्य किया है उस उद्देश्य को पूरा करने में, ठीक है, उद्देश्य पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उद्देश्य का हासिल होना ही क्या होता है, मूल्यांकन होता है। ठीक है, आपने वो योजना बनाया है, वो योजना कितना सफल हुआ, कितना असफल हुआ, ये सब क्या होता है, इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन होता है। ठीक है, हमने अभी तक क्या क्या बात करा, फिर से बता देते हैं। नियोजन क्या होता है, एक प्रकार की प्लानिंग होती है, एक प्रकार की क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, आपने कोई प्लानिंग बनाया, अच्छे से बनाया है, तो सोचो आपको प्लानिंग अच्छा बन पाएगा। यानी कि प्रबंधन के पास एक अच्छा गुण है प्लानिंग करने के पास, उसके पास दूरदर्शिता है, उसके पास ज्ञान है, उसके पास विवेक है, उसके पास कार्य क्षमता है, तो क्या हो सकता है, उसका प्लानिंग अच्छा बन सकती है। उसके बाद में क्या है, संगठन। संगठन मतलब होता है जोड़ना, यानी कि प्लानिंग में जो भी जुड़ा, यानी प्लानिंग से जैसे कि कोई वस्तु हो सकता है जुड़ने के लिए, कोई कोई सामान हो सकता है, कोई कारक हो सकता है, अगर उस प्लानिंग में जुड़ रहा है तो क्या उस कहलाता है, संगठन कहलाता है। नियंत्रण क्या कहलाता है, नियंत्रण मतलब अंग्रेजी में कहते हैं इसको कंट्रोल, यानी कि प्रबंधन के पास अगर कंट्रोलिंग करना आता है, ठीक है, तो क्या कहलाता है, नियंत्रण अपने आप बन जाएगा। नियंत्रण में 3 आते हैं, बल देना, निरीक्षण करना और समायोजन करना। लास्ट में कौन है, मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है, प्लानिंग की जांच करना, जो आपने प्लान बनाया है, ठीक है, आपने अपने घर को सजाने के लिए, अपने घर को एक अच्छा बिल्डिंग बनाने के लिए, आपने जो घर बनाया है, यानी कि जो आपने नक्शा बनाया है, तो उसको पहले चेक करना पड़ेगा ना कि हमने बाथरूम कहाँ पे रखा है, अपने मेहमान रूम कहाँ, आपने मेहमान रूम और किचन एक ही में रख दिया है, तो ये प्लानिंग तो आपका बुरा हो जाएगा, क्योंकि मेहमान अब कि मेहमान रूम और किचन जब बगल बगल में रहेगा तो दिक्कत होगा। ठीक है, ये सब देखा जाएगा। इसके बाद में आप गाड़ी कहाँ खड़ा करो, ये सब नक्शे अगर बना रहे हो तो देखते हो, तो क्या करते हो, उस पर मूल्यांकन तो ही करते हो। ठीक है, मूल्यांकन भी कई क्या होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कि मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं। मूल्यांकन बहुत प्रकार के होते हैं, जो यहाँ पे लिख रखा है। एक होता है सर्वोपरि मूल्यांकन होता है, एक होता है सविस्तार मूल्यांकन, एक होता है सापेक्ष मूल्यांकन, एक होता है निरपेक्ष मूल्यांकन, अगला है औपचारिक मूल्यांकन, फिर उसके बाद है अनौपचारिक मूल्यांकन, निर्णयात्मक मूल्यांकन, अगला है संकल्पात्मक मूल्यांकन। यानी 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, इतना प्रकार के मूल्यांकन होता है। अब हम एक समझते हैं कि सर्वोपरि किसे कहते हैं, सविस्तार किसे कहते हैं। ठीक है, देखो, सर्वोपरि यानी कि क्या होता है, ऊपर ऊपर से। ठीक है, यानी कि जैसे कि आप टेस्ट ले रहे हो, ठीक है, किसी बच्चे को क्या कर रहे हो, टेस्ट ले रहे हो, तो आप अगर कॉपी कॉपी आप उसका ले लिए हो, ठीक है, चेक करने के लिए, तो आप ऐसे सिर्फ पलट पलट करके देख के टिक मार दे, तो क्या होगा, आपने ऊपर ऊपर से चेक कर लिया। ठीक है, यानी कि आपको ने गहराई से नहीं पढ़ा कि बच्चे ने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा, तो क्या कहलाता है, ये सर्वोपरि मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, यानी कि सर्वोपरि, इसमें कार्य का जो होता है, यानी कि जो आपने कार्य किया है ऊपरी तौर पे जब मूल्यांकन करते हो तो क्या होता है, सर्वोपरि मूल्यांकन। इसमें बहुत गहराई से मूल्यांकन की प्रक्रिया नहीं की जाती है। ठीक है, प्रबंधन मतलब ऐसे सरसरी निगाह से जो भी कार्य होता है उसको देखता है, तो ये क्या कहलाता है, सर्वोपरि मूल्यांकन कहलाता है। सविस्तार मूल्यांकन किसे कहते हैं, जब कोई कार्य है, यानी कि कोई प्रबंधक जब उस कार्य को, जो कार्य है, ठीक है, जो कार्य हो चुका है, जो आपने प्लानिंग बनाई है, ठीक है, तो उस पे जब गहराई से नज़र डालता है, उससे एक एक बारीकी देखता है, ठीक है, अंदर घुस घुस कर देखता है, तो वो क्या कहलाता है, सविस्तार मूल्यांकन। ठीक है, इसमें कार्यों को, जो कार्य यानी कि जो कार्य हुआ है, जो प्लानिंग बना है, उसको गहराई से जा करके इसमें कार्य के प्रत्येक चरण पर बहुत बारीकी से मूल्यांकन
है। ठीक है, हमने सर्वोपरि पढ़ा, सविस्तार पढ़ा। सर्वोपरि क्या होता है? ऊपर ऊपर से मूल्यांकन। सविस्तार होता है कि गहराई में जाकर। देखिए, सविस्तार मूल्यांकन अच्छा होता है, सर्वोपरि वाला अच्छा नहीं होता। क्यों होता है सर्वोपरि वाला अच्छा नहीं होता? क्योंकि आपने जब ऊपर ऊपर से देख लिया तो आप कैसे अपनी जो प्लानिंग बनाए उस पर सुधार कर सकते हो। अगर आप गहराई से देखोगे, देखोगे कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पे नहीं कमी है, कहाँ पे क्या चीज़ घट गई है, तो उस पर आप चेंजिंग तो कर सकते हो। जब आप गहराई में देखोगे तभी तो जान पाओगे। सविस्तार वाले में तो आप इस सविस्तार में क्या करते हो? आप बारीकी से जब अध्ययन करते हो तो क्या कहलाता है? सविस्तार मूल्यांकन करता है। आशा करते हैं सर्वोपरि सविस्तार समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सापेक्ष और निरपेक्ष की बात करते हैं। सापेक्ष मूल्यांकन किसे कहते हैं? जब आप जो भी मतलब कार्य हुआ है तो प्रबंधन क्या करता है? तुलना करता है। ठीक है, तुलना करके जब कोई आयोजन बनाता है तो क्या होता है? सापेक्ष मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, यानी कि आपने इस मूल्यांकन में योजना जब समाप्त होने पर लक्ष्य की प्राप्ति कितनी हुई उसकी तुलना की जाती है। ठीक है, यानी कि आपके पास कोई काम है, ठीक है, तो आप वो काम पहले कर चुके हो तो वो काम पे यहाँ पे सोचता है कि हाँ ये काम पहले हुआ था तो ऐसे हुआ था, तो आपने क्या किया था? पिछले काम की तुलना की थी। तो ये क्या कहता है? कहलाता है सापेक्ष, यानी कि किसी काम को आपने सोच करके समझ करके आपने यहाँ पे तुलना किया तो वही क्या कहलाता है? सापेक्ष मूल्यांकन। लेकिन निरपेक्ष मूल्यांकन क्या होता है? तुलना ना करना। ठीक है, यानी कि कोई प्लानिंग आप चेक कर रही हो, यानी कि जो कार्य हो गया है तो उस पर जब चेक कर रहे हो तो ऐसे ही मतलब बिना तुलना के हाँ ठीक है बेटा है आपने सही कर दिया। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? निरपेक्ष मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, निरपेक्ष मूल्यांकन सापेक्ष मूल्यांकन समझ में आ गया होगा कि जो तुलना की जाती है, ठीक है, तो उस पर सापेक्ष कहते हैं। और निरपेक्ष किसे कहते हैं? इसमें मूल्यांकन का बिना किसी तुलना के सफलता का जब पता लगाया जाता है तो इस प्रकार के क्या कहते हैं? निरपेक्ष मूल्यांकन। या छोटा होता है। ठीक है, यह क्या होता है? छोटा, यानी कि जब आपने तुलना ही नहीं किया तो क्या हो, जल्दी से ये कार्य कर सकते हो। अगला क्या है? औपचारिक मूल्यांकन और अनौपचारिक मूल्यांकन। औपचारिक मूल्यांकन क्या होता है? जब आप निश्चित क्रम, ठीक है, निश्चित क्रम निश्चित समय से जब मूल्यांकन करते हो, ठीक है, यानी कि आप समय को देख करके, आप क्रम को देख करके, ठीक है, तो मूल्यांकन करते हो तो क्या कहलाता है? औपचारिक मूल्यांकन कहलाता है। इसमें मूल्यांकन का कार्य एक निश्चित क्रम, समय और व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। तो ठीक है, साथ ही जब साथ तुलना पर भी कार्य किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? औपचारिक मूल्यांकन कहते हैं। लेकिन जब वहीं अनौपचारिक मूल्यांकन आता है तो क्या कहते हैं? इसमें जब तुलना कर, ठीक है, इसमें जब कोई चेकिंग करते हैं, यानी कि जब एवल्यूएशन करते हो तो कोई भी मूल्यांकन का ना कोई समय देखते हो ना ढंग यानी कि चाहे जब जब मन किया तब आपने चेकिंग कर लिया तो वो क्या कहलाता है? मूल्यांकन। औपचारिक में अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बताएं तो ये होता है कि आप अगर समय को देखकर, आप अपने कार्य को देखकर, ठीक है, जो आपने प्लानिंग किया उसके समय कार्य को देख करके आप चेक कर रहे हो तो उसे औपचारिक कहते हैं। अनौपचारिक मूल्यांकन उसे कहते हैं कि जब आप ना ही समय देखते हो, ना ही वक्त देखते हो, ठीक है, ना ही क्रम देखते हो, ना व्यवस्थित ढंग देखते हो, चाहे जब करते हो तो उसे क्या कहते हैं? अनौपचारिक मूल्यांकन कहते हैं। अगला हमारा क्या है? निर्माणात्मक मूल्यांकन। अगला फिर क्या है? संकल्पात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक में क्या होता है? योजना के बीच बीच में लगातार मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? निर्माणात्मक, यानी कि आपका घर बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे घर बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर घर बन रहा तो आप घर बनते बनते बीच में भी मूल्यांकन कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है? मूल्यांकन, यानी कि निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाता है। लेकिन ठीक है, और अगला क्या है? संकल्पात्मक, यानी कि घर बनने के बाद आप चेक कर रहे हो तो उसे क्या कहते हैं आप? संकल्पात्मक। लेकिन जब घर बन गया है आप उस पर मूल्यांकन कर रहे हो तो आप कैसे सुधार कर सकते हो। लेकिन जब निर्माणात्मक वाला है, अगर घर बन रहा है तो बीच में जा करके, ठीक है, जैसे नींव उठा, जैसे ही आपने जा करके चेकिंग कर दिया, ठीक है, मूल्यांकन कर दिया तो आपका जो घर गड़बड़ हो रहा है तो आप उस पर सुधार ला सकते हो। ठीक है, तो निर्माणात्मक अच्छा है, संकल्पात्मक अच्छा नहीं है। ठीक है, यानी कि हमने मूल्यांकन के प्रकार में क्या क्या पढ़ा? सर्वोपरि यानी कि ऊपर ऊपर से मूल्यांकन, सविस्तार यानी कि अंदर से अंदर मूल्यांकन, ठीक है। अगला क्या है? सापेक्ष मूल्यांकन, यानी कि तुलना करके जब योजना कही जाती है तो उसे सापेक्ष कहते हैं। निरपेक्ष क्या कहते हैं? जब तुलना ना करो, ठीक है, किसी से तुलना ना करो, ये बेस्ट नहीं होता, यानी कि ये अच्छा नहीं होता, लेकिन जब क्या सापेक्ष होता वो अच्छा होता, ठीक है। उसके बाद में क्या? औपचारिक मूल्यांकन, इसमें क्या होता है? जो भी आपने योजना बनाया, ठीक है, उसका निश्चित क्रम निश्चित समय से मूल्यांकन करते हो तो क्या होता है? वो औपचारिक कहलाता है। लेकिन
अनौपचारिक क्या होता है, जब अपने जो आप मूल्यांकन कर रहे हो उसका ना समय देखो ना वक्त देखो, चाहे जब मूल्यांकन कर दो तो वो क्या कहलाता है, अनौपचारिक मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होता है, योजना के बीच में लगातार मूल्यांकन करते रहो तो क्या कहलाता है, निर्माणात्मक। लेकिन संकल्पात्मक की बात करें कि जब योजना बन गया उसके बाद आप मूल्यांकन करते हो तो क्या कहलाता है, वो संकल्पात्मक कहलाता है। ठीक है, अगर हम इसकी क्वालिटी को सोचें, यानी कि ये क्या होता है, ये सर्वोपरि यह क्या होता है, अच्छा नहीं होता है। लेकिन सावेस्तर क्या होता है, ये अच्छा होता है। लेकिन सापेक्ष की बात करें, ये क्या होता है, अच्छा होता है। लेकिन वहीं पे निरपेक्ष की बात करें तो ये क्या होता है, अच्छा नहीं होता है। औपचारिक की बात करें तो क्या होता है, ये अच्छा होता है। ठीक है, ये क्या होता है, अच्छा होता है। लेकिन वहीं पे अनौपचारिक की बात करें तो क्या होता है, अच्छा नहीं होता। निर्माणात्मक की बात करें तो क्या होता है, ये सही होता है। इससे बच्चे की मेंटल कर सकते हो। ठीक है, यानी कि देखो अब बच्चे को आप पढ़ा रहे हो तो आप कभी उसका एग्ज़ाम, यानी कि साल भर के बाद एग्ज़ाम ले, तो आप कैसे कर सकते हो कि बच्चे को हमने जो पढ़ाया है उससे पता चल रहा है कि नहीं। तो आप अगर आप उसके पढ़ा रहे हो, उसके बीच में ही उसका टेस्ट ले रहे हो तो उससे पता चल रहा है, यानी कि अपने जो बच्चे को पढ़ा रहे हो बाद में चेकिंग कर रहे हो तो क्या कहलाता है, निर्माणात्मक। यानी कि आपने बीच बीच में चेक किया तो क्या कहला है, निर्माणात्मक कहला। लेकिन वहीं पे आप बच्चे को 1 साल बाद चेक कर रहे हो तो आप कैसे पता कर सकते हो कि हमने जो साल भर में पढ़ाया वो बेचारा पढ़ पाया, समझ पाया। तो ये क्या कहलाता है, संकल्पात्मक। तो संकल्पात्मक क्या होता है, ये नहीं अच्छा होता। ठीक है, लेकिन वहीं पे निर्माणात्मक बात करें तो क्या होता है, अच्छा होता है। ये रहा मूल्यांकन के प्रकार। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, बस थोड़ा सा रह गया है। अब मूल्यांकन के स्तर को देखते हैं, यानी कि मूल्यांकन के स्तर कितने होते हैं। तो मूल्यांकन के स्तर होते हैं 3। एक होता है आयोजन का मूल्यांकन, यानी कि जो आपने योजना बनाया है, आपने प्लानिंग बनाया है उसका मूल्यांकन करते हो। उसके बाद में क्रियान्वयन का मूल्यांकन, यानी कि जो आपने प्लानिंग पे जो कार्य किया है उस कामों पर मूल्यांकन करते हो। अगला हमारा क्या है, परिणाम का मूल्यांकन, यानी कि जो आपने प्लानिंग बनाया, प्लानिंग पे जो कार्य किया है, कार्य के बाद जो प्रोडक्ट बन के आया है, परिणाम बन के आया है, उस पर जब मूल्यांकन करते हो तो क्या होता है, मूल्यांकन के स्तर कहलाता है। यानी कि पहले आयोजन, यानी पहले प्लानिंग का मूल्यांकन करते हो, यानी कि जो पहले प्लान बनाया है उसका पहले चेकिंग करते हो। उसके बाद में है जो आपने प्लानिंग बनाया था उस पर जब काम करते हो तो काम का मूल्यांकन करते हो। काम का मूल्यांकन करने के बाद जो उस पर रिजल्ट बन कर के आया, तो जो रिजल्ट बन के उसका जब मूल्यांकन करते हो तो क्या होता है, मूल्यांकन का स्तर में अकाउंटिंग होता है। अगला हमारा है प्रबंधन के गुण। प्रबंधन के गुण हमें शुरू में ही पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। उसके पास ज्ञान होना चाहिए, उसके पास दूरदर्शिता होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए, उसका व्यवहार कुशल होना चाहिए, नेतृत्व होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए और रूढ़िवादिता नहीं होना चाहिए। ये रहा हमारा आज का टॉपिक। हमने आज पढ़ा क्या, गृह प्रबंधन को के बारे में। इसमें हमने पढ़ा आयोजन, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन के बारे में। आशा करते हैं आपको हमारा ये क्लास समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।